आज हम भारतीय कला, इसमें भारतीय कला में स्थापत्य कला को समझेंगे। और स्थापत्य कला में हम मंदिरों की बारे में जानेंगे। मंदिर स्थापत्य कला, मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से बड़े पैमाने पर हुआ, और मंदिर स्थापत्य कला में नागर, द्राविड़ और बेसर शैली को समझेंगे विस्तार से। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थापत्य कला के विकास के साथ साथ मंदिर स्थापत्य कला का भी काफ़ी विकास हुआ, जिसमें उत्तर भारत के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिरों में अंतर दिखाई देता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में हम देखें तो स्थापत्य की दृष्टि से तो ये मंजिलनुमा मंदिर हैं और बड़े दिखाई देते हैं। और इन मंदिरों की जो अलग शैलियाँ हैं वो है मंदिर स्थापत्य में नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली और आऊ के मंदिर। तो भारतीय स्थापत्य कला में जानेंगे मंदिर स्थापत्य को। तो युग युगीन कला युग युगीन सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग की कोई भी स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो, वास्तुकला, जो भी, उसमें अलग ही विविधता दिखाई देती है। एक समय की जो स्थापत्य कला है वो एक युग के बाद दूसरे काफ़ी समान 100-200 सालों में उसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वहाँ ये कहने का तात्पर्य है कला का उद्गम सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा से हुआ है। अतः ललित का आकलन ही कला है। ललित का आकलन क्या है? कला है। प्रत्येक प्रकार की कलात्मक प्रक्रिया का लक्ष्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। क्या है? सौंदर्य की अभिव्यक्ति। प्रत्येक प्रकार की कलात्मक प्रक्रिया का लक्ष्य है सौंदर्य की अभिव्यक्ति। महाकवि कालिदास ने रंगवंश में ललित कला विधों का उल्लेख इसी प्रसंग में किया है। हमें कला के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्तन, चित्रण, संगीत, रंगमंच आदि। इसमें स्थापत्य का स्थान प्रथम एवं प्रधान है। तो विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उनमें स्थापत्य का स्थान वो है प्रथम स्थान है। और जिसमें हम देखा स्थापत्य, मूर्तन, चित्रण, संगीत, रंगमंच, इनमें स्थापत्य का सबसे प्रमुख स्थान है। मंदिर स्थापत्य गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का उत्थान हमने देखने को मिलता है। किस प्रकार से उस समय के राजा धर्म के प्रति काफ़ी आस्थावान और उन्होंने ब्राह्मण धर्म की उन्नति और उत्थान में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। और उस समय की जो मंदिर स्थापत्य कला है, यानी मंदिर निर्माण कला, काफ़ी उन्नत अवस्था में रही। और धार्मिकता के कारण भी इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें हम देखते हैं धार्मिकता के कारण देवताओं की मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। समुद्र मंदिर कहलाने वाला विशिष्ट वास्तु शिल्पी तभी विशेषकर प्रस्तुत हुआ था। इस प्रकार के दो ईंटों के मंदिरों के खंडर आज भी खड़े हुए जो अवशेष रूप में। इस प्रकार के एक झांसी के जिले में देवगढ़ में मंदिर है और दूसरा है कानपुर जिले के भीतर गांव। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के मंदिर बनने लगे। दीर्घकाल में भारतीय मंदिर स्थापत्य की अनेक शाखाएं निकली। अध्ययन की दृष्टि से मंदिर स्थापत्य की शैलियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो है नागर, द्राविड़ और बेसर शैली। मतलब मंदिर निर्माण कला को अगर विस्तार से समझें या बारीकी से समझना चाहे तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर स्थापत्य की शैलियों को नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली। तो पहले हम समझेंगे नागर शैली को। नागर शब्द नगर से बना है।
किससे बना है? नागर शब्द नगर से बना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निर्माण में मंदिरों का स्थान विशिष्ट बताया गया है। क्या बताया गया? नागर शब्द नगर से बना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निर्माण में मंदिरों का स्थान विशिष्ट बताया गया है। नागर शैली मंदिर ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौपहरा या वर्गाकार होता है। ये इसकी विशेषता है नागर शैली के मंदिरों का कि क्या है कि चबूतरे पर आधार से शिखर तक चौपहरा या वर्गाकार होता है। नागर शैली के मंदिरों का प्रसार हिमालय और विंध्याचल के बीच देखने को मिलता है, किंतु उनकी अपनी अपनी स्थानीयता बन गई है, मतलब स्थानीयता विशेषताएं बन गई है। एक ही चट्टान का नागर शैली का एक और मंदिर घमनार राजपूताने में है। 800 ईस्वी में बना वैष्णव मंदिर भी 800 ईस्वी बना वैष्णव मंदिर। तो नागर शैली का एक मंदिर का उदाहरण जो देखने को मिलता है वो घमनार, जो कि राजपूताने में है। 800 ईस्वी में ये वैष्णव मंदिर है। इसके बाद कहते हैं द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली और भौगोलिक क्षेत्र दोनों का नाम है। द्राविड़ मंदिरों का शरीर निचला भाग, मंदिरों का शरीर मतलब निचला भाग तो वर्गाकार होता है और मस्तक गुंबदाकार 6 पहला या 8 पहला होता है। द्राविड़ शैली के मंदिर नागर मंदिरों से सर्वथा भिन्न है, यानी द्राविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिरों से अलग दिखाई देते हैं और इनकी जो बनावट है उसमें भी भिन्नता दिखाई देती है। तो द्राविड़ शैली के विकास की अंतिम मंजिल 16वीं शताब्दी से आरंभ होती है। इस काल में विशेषतः जाति मंदिरों मतलब अनेक संख्या में परिवार मंदिर, यहाँ जाति मंदिरों से तात्पर्य अनेक संख्या में परिवार मंदिर का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के विशाल मंदिर परिवारों की संख्या 30 से अधिक है और रामेश्वरम, तिरुनेलवेली, मदुरा आदि में इसका निर्माण हुआ था। इस प्रकार के मंदिरों में असाधारण लंबे बरामदे होते हैं। रामेश्वर बरामदे लंबे इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि वहाँ जो पूजा करने वाले लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में बैठ सकें और अधिक संख्या में बैठने और थोड़ा खुला मतलब उधर वातावरण भी बना रहे, जिसके कारण बरामदों को लंबा बनाया जाता था। रामेश्वर का बरामदा 4000 फुट लंबा है, तो इसी से अंदाजा जा सकता है कि रामेश्वरम जो मंदिर है उसका जो बरामदा जो है 4000 फुट लंबा है। इनकी भीतर और बाहरी दीवारों अनंत मूर्तियों से भरी पड़ी है। तो जो दीवारें हैं बरामदे की उन पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद है देशज शैली। देशज शैली नागर और द्राविड़ शैली का मिश्रित रूप है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। देशज शैली में नागर और द्राविड़ शैली का मिश्रित रूप है। देशज शब्द का अर्थ है खच्चर। क्या है? देशज शब्द का अर्थ खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ। विन्यास खाका प्लान में यह द्राविड़ शैली का होता है, ठीक है। और क्रिया अथवा रूप में नागर शैली का इसलिए वह कि छंद शास्त्र में इसका दूसरा नाम मिश्रक रख दिया गया है, यानी मिश्रित शैली है। देशज शैली मतलब द्राविड़ और नागर की ये मिश्रित रूप है देशज शैली, इसलिए सबका माना गया है खच्चर अर्थात दो विभिन्न जातियों से जन्मा हुआ। और विन्यास खाका प्लान, विन्यास का मतलब खाका प्लान में यह द्राविड़ शैली का होता है और क्रिया अथवा रूप में नागर शैली का, इसलिए बृहद छंद का शास्त्र में इसका दूसरा नाम मिश्रक रख दिया गया है। देशज शैली के मंदिर का आधार अनेक पहलों वाला रूप उसका तारा सा होता है। उसका देवान शिखर छोटा और फैले कलश से मंडित होता
कुछ वास्तु विशारदों ने इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा है। तो कुछ जो मतलब जानकार है, वास्तुशिल्पी है, वो इसको चालुक्य शैली भी कह देते हैं। तो कितनी प्रकार की शैली आती है बेसा शैली में? एक तो नागर और द्राविड़ शैली का एक विस्तृत रूप, और इसके अतिरिक्त इसमें इसको कुछ मतलब वास्तुशिल्पियों ने इसे चालुक्य शैली की भी संज्ञा दी है। इसके बाद आबू के मंदिर। तो आबू के मंदिरों की विशेषता, माउंट आबू के बस अड्डे से लगभग 1.5 मील की दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित है। इन मंदिरों के समूह में 5 मंदिर हैं, जिनमें 2 मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम मंदिर गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने आबू के तत्कालीन परमार राजा धंधुक से भूमि लेकर 1031 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर के मुख्य मूर्ति आदिनाथ की है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। दूसरा मंदिर, जिसे लूलभ शाही भी कहा जाता है, जैनियों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का है। इस मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल भाइयों ने 1230 ईस्वी में करवाया था। तो वास्तुपाल और तेजपाल जो 2 भाई थे, उनका इस मंदिर स्थापत्य कला में बहुत एक अच्छा योगदान देखने को मिलता है। तो वास्तुपाल और तेजपाल भाइयों ने 1230 में करवाया था। ढांचे की दृष्टि से ये दोनों मंदिर सामता रखते हैं। इनमें बने हुए गर्भगृह, सभा मंडप, स्तंभ, देवकुलिका, हस्तशाला आदि शिव सिद्धांत के अनुकूल बने हुए। आदिनाथ का मंदिर 180 फीट लंबे व 100 फीट चौड़े चौक के बीच में स्थित है। अंदर की तरफ किनारे किनारे कोठरियां भी बनी हुई हैं। तो आबू के जो मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू के बस अड्डे से लगभग 1.5 मील की दूरी पर देलवाड़ा के मंदिर स्थित है। इन मंदिरों के समूह 5 हैं, और जिनमें 2 मंदिर स्थापत्य कला दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रथम मंदिर गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने आबू के तत्कालीन जो शासक तत्कालीन परमार धंधुक से लेकर भूमि लेकर 1031 ईस्वी में बनवाया था। और आज हमने भारतीय कला में स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य कला को जाना कि किस प्रकार से युग परिवर्तन के साथ ही मंदिर स्थापत्य कला में भी परिवर्तन दिखाई देता है। और गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का तो उत्थान हुआ ही, इसके साथ साथ मंदिर स्थापत्य कला का भी विकास गुप्त काल में बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि गुप्त राजा ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन देने वाले, उनके रक्षक, और जो ब्राह्मण धर्म में जो कुछ मतलब गिरावट देखने को मिलती है उस समय, उसको उन्होंने उसका उद्धार किया, एक तरह से अपना सहयोग दिया, और इसी के अंतर्गत उन्होंने मंदिरों को भी बड़े पैमाने पर बनवाया। इसमें हमने देखे कि झांसी जिले में देवगढ़ और दूसरा कानपुर जिले में भीतर गांव में जो मंदिर बने हैं, ये मंदिर स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। और नागर शैली, जो नागर शब्द जो है वो नगर से बना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निर्माण में मंदिरों का स्थान विशिष्ट बताया, यानी कौटिल्य जो यानी चाणक्य अपने जो पुस्तक है अर्थशास्त्र में इसका भी विशेषतः उन्होंने उल्लेख किया है। और नागर शैली का एक बड़ा मंदिर धन्नार राजपूताना में 800 ईस्वी बना वैष्णव मंदिर है। इसका द्राविड़ शैली जो है उसकी विशेषता क्या है कि ये वर्गाकार और मस्तक घुमावदार 6 पहला होते हैं। द्राविड़ शैली के मंदिर नागर मंदिरों से सर्वथा भिन्न होते हैं। उसके गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा और पिरामिडनुमा होता है। द्राविड़ शैली के विकास के अंतिम मंजिल 16वीं शताब्दी से
आरंभ होती है। इस काल में विशेषकर जाति मंदिरों अनेक संख्या में परिवार मंदिर का निर्माण हुआ। बेसक शैली ये दो मिश्रित शैलियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? नागर और द्राविड़ शैली का मिश्रित रूप है बेसक शैली। बेसक शब्द का अर्थ है खच्चर अथवा दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ। यानी विन्यास खापा प्राण में द्राविड़ शैली का होता है और क्रिया अथवा रूप में नागर शैली का। इसीलिए ग्रह छिल्लकल्प शास्त्र इसका दूसरा नाम बेसक रख दिया गया है। और कुछ विद्वान जो वास्तु विशारदों ने इसे चालुक्य शैली भी कहा है। और आगरा के मंदिर अपने स्थापत्य की दृष्टि से भी अच्छे मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अच्छे उदाहरण है। तो आज हमने इस वीडियो में भारतीय कला स्थापत्य के संबंध में मंदिर स्थापत्य कला को जाना, जिसमें हमने 3 मंदिर शैलियों को समझा, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसक शैली और आगू के मंदिर। तो इसके आगे हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे मंदिरों के संबंध में। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।